नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप में और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे उत्तरकाशी में जिंदगी जिंदाबाद की, अमित शाह के मेगा रैली की, यूपी के अनुपूरक बजट की, तो वहीं सूरत में लगी आग की, और भी बहुत कुछ खास, जहां हमारे संवाददाता दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से। शुरुआत करेंगे पहले खबर से। पहले खबर उत्तराखंड से है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में कड़ी मशक्कत के बाद हुई जिंदगी जिंदाबाद। कैसा रहा 17 दिन का सफर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में जो भू धसाव दीपावली के दिन हुआ था, उसमें 17 दिन का रेस्क्यू अभियान चला। 17 दिन के रेस्क्यू अभियान के बाद उन श्रमिकों को अथक प्रयासों और रेस्क्यू अभियान के संघर्षों के बाद बाहर निकाला गया। चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका प्राथमिक उपचार हुआ और यहाँ पर उनसे सभी लोग, यानी कह सकते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों की बातचीत भी हुई। उसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उनका बेहतर और उच्च तकनीकी के साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने इस दौरान उन सभी श्रमिकों को 1-1 लाख के आर्थिक मुआवजे का चेक भी यहाँ पर दिया। उनके लिए आने जाने की सुविधा यहाँ पर दी गई, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अपने उन प्रयासों को यहाँ पर फलीभूत किया, उन एजेंसियों का आभार प्रकट किया जिन्होंने सब्र का बांध बांधे रखा और इस रेस्क्यू अभियान को सफल मोड़ पर लाया। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में मिशन टनल सफल हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नितिन चौधरी। उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाल लिया गया है। कल देर रात जिस तरीके से मिशन कामयाब हुआ है, तो उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी श्रमिकों से बात की है। फ़ोन पे लगातार उनके जो फ़ोन से संपर्क पे थे, लेकिन उसके बाद भी बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट पे अपडेट दे रहे थे प्रधानमंत्री को। जिस तरीके से सिलकारा सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए थे, फंसने के बाद जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का पता चला कि आखिरकार वहाँ पर मजदूर फंसे हैं, तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमिकों को जो है मनोबल बढ़ाया। वहाँ पर लोगों से कंटिन्यू बातचीत की। बताया जा रहा है जिस तरीके से लगातार सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे थे, तो उनको काफ़ी मनोबल बढ़ाया। लेकिन खाने पीने की बात की जाए तो खाना पीना भी तुरंत उनको जो है मुहैया कराया गया था। लेकिन टीम लगातार वहाँ पर काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद आज जिस तरीके से 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया था, तो पुष्कर सिंह धामी ने उनको 1-1 लाख रुपये का चेक दिया और कहा कि इनका मनोबल नहीं टूटने दिया जाएगा। सभी श्रमिकों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 41 एम्बुलेंस जो है वहाँ पर मौके पर मौजूद थी। लगातार डॉक्टरों के चेकअप उन पर कराया गया मजदूरों का। लेकिन उसके बाद भी जैसे आज पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से तमाम मजदूरों को निकलवाने के लिए पहुंचे थे, तो उसके बाद लगातार वहां पर कंटिन्यू अपडेट जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे थे। वहां पर बात की जाए, जनरल बीके सिंह खुद मौके पर मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी मनोबल बढ़ाया और जिस चीज़ को हमें वहाँ पर मुहैया कराई है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भी मुहैया कराई थी। लेकिन बात की जाए तो तमाम ऐसे मजदूरों की, जिस तरीके से मजदूर वहाँ फंसे थे, जिनका मनोबल काफ़ी घट रहा था, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उनसे जो है अपडेट पे अपडेट ले रहे थे। लेकिन उसके बाद आज सभी मजदूरों को जो है 41 मजदूरों को एम्स ऋषिकेश लेके आया जा रहा है। बता दें कि चीनू हेलीकॉप्टर से उन्हें एम्स हॉस्पिटल लाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार भी पुष्कर सिंह धामी उनसे अपडेट ले रहे हैं। अब देखना होगा कि डॉक्टरों की टीम की निगरानी में किस तरीके से उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 48 से जो है 24 घंटे के लिए उन्हें जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य का हालचाल खुद डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, खुद पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जिस तरीके से लगातार 17 दिन से लगातार मजदूर सुरंग के अंदर थे, उस सुरंग में किस तरीके से रहा गया लोगों से, और उनके जो राहत बचाव कार्य थे वहाँ पर चल रहे थे। लगातार देश खुद पुष्कर सिंह धामी इसका जो मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ोन पे कंटिन्यू पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रहे थे। श्रमिकों के बारे में लगातार बातचीत की जा रही थी। बता दें कि खुद राहुल गांधी भी इसको देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से श्रमिकों को बाहर निकाला गया, जो मजदूर 41 मजदूर थे सुरंग के अंदर, उनको तो तमाम ऐसी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मुझे आज बहुत खुशी की बात है जिस तरीके से श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी संवाददाता शुभम पांडे। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होना था। अनुपूरक बजट जो है पटल पर रखा गया। गन्ना किसानों के मूल्यों के में बढ़ोतरी को लेकर के, वहीं बिजली मुफ्त को लेकर के अलग अलग जो बातें थी वो कही गई। और साफ तौर से कहा जाता है बजट में अलग अलग लगभग जो है 5 से 6 जो
हाईवे हैं उनको लेकर के, लिंक मार्ग हैं उनको लेकर के अलग अलग जो साफ तौर से कहा जा सकता है अयोध्या को एक नई तरीके से विकसित करने के लिए और साफ तौर से 22 जनवरी को होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक अलग सी तैयारी की जाएगी, इसका भी ध्यान रखा गया है। साफ तौर से देखा जा सकता है वहीं साफ तौर से वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज हावी रहा है। विपक्ष विधानसभा पहुंचा था, वहां पर उनके समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनकी तरफ से एक प्रदर्शन किया गया था, उसमें साफ तौर से आरोप लगाए गए थे कि जो महंगाई है, महंगाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के साफ तौर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। वहीं जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि जो ब्रजेश पाठक है उनके ऊपर साफ तौर से कहा कि जो डेंगू चल रहा था, डेंगू को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होनी चाहिए थी वो नहीं की गई हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने साफ तौर से कहा कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से इसका काम किया जा रहा है, जो डेंगू के मरीज है उनको समुचित इलाज मिल रहा है। साफ तौर से देखा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप जो है विधानसभा में देखा जा चुका है और लगातार आरोपों की जो झड़ी है वो देखी गई। वहीं अगर कांग्रेस के लोगों की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के लोगों का साफ तौर से कहना था कि जो बीजेपी है उसकी तरफ से जो बजट पेश किया जा रहा है, पिछले साल का जो बजट था, पिछली बार का जो बजट था उसमें से 20 से 30% का जो बजट है वो खर्च नहीं हो पाया, लेकिन फिर एक बार बजट आ रहा है, उसको लेकर के बजट की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो काम है वो कहीं ना कहीं जो बजट है वो खर्च नहीं हो पा रहा है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक नई उपलब्धि के चक्कर में जो सरकार है वो लगी हुई है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है लगातार हमलावर है, लगातार अपनी जो सरकार है उसको घेरने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है। मैं शुभम पांडे, इंडिया लाइव से राहुल पाठक के साथ। रिपोर्टर लाइव में रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर आपको बता दें कि अमित शाह की कोलकाता में मेगा रैली कैसी रही, बता रही है हमारी सहयोगी संवाददाता जूही सिंह। कोलकाता के धर्मतल्ला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बंगाल की टीएमसी सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार जो है जनता टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें इससे बुधवार को हुए इस रैली से पहले जो है इनकी तैयारियों को लेकर काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है तैयारियां चल रही थी और काफ़ी दूर से या यूँ कह लें कि राज्य भर से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए थे। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस बार पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, जनता का रुख साफ है। इस बार जो है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और आपको बता दें कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने अमित शाह के इस रैली को लेकर स्वीकृति नहीं दी थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हमने इसके लिए जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद जो है हमेशा की तरह एक बार फिर से अदालत ने हमारे साथ न्याय किया और इस रैली की स्वीकृति दी है। जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार जो है ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और जनता उन्हें पद से हटाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ममता बनर्जी जो है पूरे राज्य से अभी भी घुसपैठियों का सफाया नहीं कर पा रही हैं। सबसे ज़्यादा हिंसा जो है बंगाल में होते हैं। चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा बम धमाकों से पूरा बंगाल गूंज उठता है और यहाँ तरह तरह के वारदात जो है आए दिन होते रहते हैं। अमित शाह ने सीएए कानून को लेकर भी बोला और उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार जो है सीएए कानून लागू किए जाएंगे और हमें इससे कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में जो है घुसपैठियों का सफाया किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम हर बार जो है राज्य की जनता के लिए पैसे भेजती है, करोड़ों में पैसे भेजती है, लेकिन यहाँ की भ्रष्ट तृणमूल सरकार जो है उन पैसों को गरीबों तक नहीं पहुँचने देती है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन करेगा प्रदर्शन, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शुभम पांडे। किसान यूनियन का संगठन केजर फूड कंपनी के खिलाफ करेगा बक्सी का तालाब में आंदोलन, प्रदर्शन करने के बाद वहां पर करेगा तालाबंदी। कहा जा सकता है कि भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से एक आरटीआई मांगी गई थी। उस आरटीआई में कोई भी दस्तावेज ना मिलने से और साफ तौर से भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से साफ तौर से आरोप लगाए गए थे कि जो केजर फूड कंपनी है उसके तरफ से कोई भी दस्तावेज नहीं है और ना ही
कोई भी नियम है साफ तौर से देखा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार जो नियम होते हैं एक फैक्ट्री चलाने के, उसको लेकर के कोई भी जो नियम है उन सभी को ताक पर रख करके जो कंपनी है वो धड़ल्ले से चल रही है, साफ तौर से देखा जा सकता है। और आरटीआई में जो खुलासे हुए थे उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। साफ तौर से देखा गया था कि आरटीआई के माध्यम से कि कोई भी दस्तावेज जो है जो किसान यूनियन के लोग थे उनको नहीं मिले थे। साफ तौर से देखा गया था कि उसमें कोई भी दस्तावेज ना मिलने की वजह से जो सरगर्मियां हैं वो तेज हुई थी। भारतीय किसान यूनियन ने अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख की जो डेडलाइन दी गई है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि वहां पर तालाबंदी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से जो भारतीय किसान यूनियन है प्रदर्शन करता है, आखिरकार तालाबंदी करता है या फिर उससे पहले तहसील में मौजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं या फिर भारतीय किसान यूनियन वहां पर पहुंच करके तालाबंदी करेगा। मैं शुभम पांडे, राहुल पाठक के साथ, लखनऊ। आगरा में जीएसटी कमिश्नर को मिली बड़ी कामयाबी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता आमिर कादरी। स्टेट जीएसटी कमिश्नर मारुति शरण चौबे के आदेश पर जीएसटी यूनिट की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 35 हौजरी के बंडलों को जब्त किया गया है, जो कि कोलकाता से जोधपुर हावड़ा ट्रेन के जरिए से जीएसटी की चोरी कर आगरा में माल खपाने को भेजा गया था। लेकिन स्टेट जीएसटी यूनिट की मोबाइल टीम की एक्टिवनेस के चलते आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट कमिश्नर एपी सिंह द्वारा यह कार्रवाई की गई। तकरीबन करीब 35 हौजरी के बंडलों को जब्त किया गया है, जो कि जीएसटी चोरी कर इस माल को आगरा में खपाया जा रहा था। आगे की कार्रवाई जारी है। स्टेट जीएसटी यूनिट की इस कार्रवाई से जीएसटी चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा से आमिर कादरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरठ में कबाड़ की दुकान में अचानक धमाका हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता सादिक खान। मेरठ के गंगानगर के अमेड़ा गांव में आज एक कबाड़ी की दुकान में दिन निकलते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में लगे घरों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। वहीं मौके पर मौजूद कबाड़ी तौसीफ की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची इंटेलिजेंस व फोरेंसिक की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एसएसपी मेरठ रोहित सिंह साजवान का कहना है कि जिस वक्त तौसीफ कबाड़ी कोई लोहा नुमा वस्तु कूट रहा था उसी वक्त तेज धमाका हुआ, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं पुलिस की टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी हैं। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने लिया है एक बड़ा फैसला। क्या है फैसला, बस ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता तुषार कुमार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को एक बार फिर से टीम इंडिया के हेड कोच का ऑफर दिया है। बता दें कि राहुल द्रविड़ पिछले 2 सालों से टीम इंडिया के हेड कोच हैं और उनका कार्यकाल 2023 के वर्ल्ड कप के समाप्त के साथ ही समाप्त हो गया। लेकिन बीसीसीआई ने एक बार फिर से राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के हेड कोच का ऑफर दिया है। लेकिन राहुल द्रविड़ की तरफ से अभी तक कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन बीसीसीआई ने जो अभी इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है उसमें यह कहा है कि राहुल द्रविड़ जो अब साउथ अफ्रीका के साथ इंटरनेशनल लीग पे जो टीम इंडिया का जो मैच है उसमें राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के हेड कोच का ऑफर दिया है। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ कंपनी को रिटेन करने का फैसला किया है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने अभी तक इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इस बीच रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए राहुल द्रविड़ ही नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण के लिए भी वीज़ा तैयार कर लिया है। इससे यह साफ पता चलता है कि अगर राहुल द्रविड़ इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के अगले हेड कोच होंगे। वीवीएस लक्ष्मण इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 सीरीज में स्पोर्ट्स स्टाफ को लेकर टीम के साथ बने हुए हैं। वह कुछ और अंतिम कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स में भी वहीं टीम इंडिया के हेड कोच थे। हालांकि बीसीसीआई मैनेजमेंट चाहता है कि वह अगले कुछ समय तक राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच और रोहित शर्मा को टीम इंडिया के कप्तान के रूप में रखा जाए।
बता दें कि बीसीसीआई की तरफ से राहुल द्रविड़ को एक बार फिर से टीम इंडिया के हेड कोच का ऑफर दिया गया है, लेकिन राहुल द्रविड़ की तरफ से अभी तक इसे स्वीकारा नहीं गया है। अब देखने वाली बात यह होगी जो इंडिया का साउथ अफ्रीका टूर है उसमें टीम इंडिया का हेड कोच कौन होता है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। गुजरात के सूरत की केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। गुजरात के एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि ये केमिकल फैक्ट्री पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई है। हालांकि घटना का जो एग्जैक्ट कारण है उसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 25 या 26 कर्मचारी जो उसमें कार्यरत थे उन्हें चोटें आई हैं। गुजरात के सूरत में बुधवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया गया कि GIDC इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में आग देर रात 2 बजे के करीब लगी। फैक्ट्री में एक बड़े टैंक में केमिकल के लीक हो जाने के बाद अचानक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग बड़े इलाके में फैल गई। इस घटना में फैक्ट्री के 24 कर्मचारियों को चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले भी विशाखापट्टनम में कुछ इस तरह की ही घटनाएं सामने आई थी, जिसमें नाव, जो मछुआरों का नाव था, वो एक साथ जल गया था, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर में शिक्षक की शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता पुतुल पंडित। फतेहपुर जिले के पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले कोचिंग संचालक टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहले शिक्षक ने छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें की और उसका पूरा वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उसका 1.5 महीने तक यौन शोषण करता रहा। शिक्षक की करतूत से भयभीत छात्रा ने स्कूल और कोचिंग जाना छोड़ दिया। जब मां ने बेटी से पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आया, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने लिखित तहरीर देते हुए आरोपी हमीरपुर के हाईवे पर दरोगा की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इटरा मंदिर में इस समय चल रहा है हनुमान जी का मेला, जिसपे कि जो वहां पर सिक्योरिटी लगाई जाती है उस पर 2 दरोगा लाइन से गए हुए थे और ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी कर वो लोग वापसी लौट रहे थे हमीरपुर की ओर। इसी बीच NH 34 पर ट्रक जा रहा होता, उसी पे अचानक टक्कर लगने से एक दरोगा के मौके पर मौत हो जाती है और जो दूसरा दरोगा है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे सदर अस्पताल लेकर पुलिस आती है मौके पर और यहाँ से उसको डॉक्टरों द्वारा कानपुर हाईलाइट के लिए रिफर कर दिया जाता है। बांदा में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश के बांदा से दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है बांदा के बगेरू तहसील अंतर्गत निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ पर कमासिन क्षेत्र के रहने वाले मोतीलाल वर्मा के साथ, जो कि एक ठेकेदार हैं, उनके साथ 80,000 रुपये की लूट को दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया है। बता दें कि पूरा मामला जो है इस तरह से है कि मोतीलाल वर्मा जो है अपने कमासिन गांव से निकल करके मजदूरों की तलाश के लिए गांव-गांव जा रहे थे और जाते हुए लगातार उनके द्वारा मजदूरों की तलाश की जा रही थी। मजदूरों की तलाश पूरी न होने की वजह से जब वो अपने घर के लिए वापस जा रहे थे, तभी अचानक कस्बे क्षेत्र के ही नानंदमऊ गांव के पास जो एक नहर की पटरी है, उस नहर की पटरी के पास 2 मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों ने उनको रोका और तमंचे की नोक पर उनसे 80,000 रुपये की लूट की। और जब ठेकेदार के द्वारा घटना का विरोध किया गया तो घटना का विरोध करने के बाद बदमाशों के द्वारा उसके पैर में गोली मार दी गई और गोली मार के मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना हमीरपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। आज हमीरपुर के गोल चबूतरे पर धरना प्रदर्शन कर रहे एक ही परिवार के कई और लोग, जिसपे कि मुस्कुरा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव के रहने वाले हैं ये लोग, और वहां पर जो इनकी खुद की जमीन थी उस पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं और अवैध निर्माण करा रहे हैं। और इनकी शिकायत ये इन लोगों ने कई बार तहसील दिवस पे भी दी और थाने पे भी जाके दी,
लेकिन कहीं भी कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जब वो मजबूर हुए तो पूरे परिवार के साथ यहाँ गोल चबूतरे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी सर्दी। हरदोई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा वीडियो, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद त्रिवेदी। 5 शराबी शराब ठेके पहुंचे और वहां शराब को लेकर कुछ ठेका संचालक से कुछ वाद विवाद हो गया। हालांकि वहां की जो ठेका संचालक थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जब 112 नंबर पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो वो शराबी पुलिस से ही धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि धक्का मुक्की करने लगे, लेकिन बीच बचाव के लिए कोई भी जो लोग वहां मौजूद थे वो नहीं है, क्योंकि पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही थी। आखिरकार क्या वजह है जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने के बावजूद लेकिन पब्लिक वहां की पुलिस को बचाने के लिए नहीं आई। लेकिन हाँ, पुलिस भी अपने में बहुत मुस्तैद थी। उन्होंने अपना बल प्रयोग करके उन 5 लोगों को गाड़ी में डाला। और मैनपुरी में तमंचे की नोक पर किया गया दुष्कर्म। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश कुमार। कोतवाली थाना क्षेत्र में खेत पर चारा लेने गई युवती के साथ एक युवक ने तमंचे की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चले मैनपुरी के बीते दिनों एक युवती से खेत पर तमंचे की नोक पर जहां युवक ने दुष्कर्म किया, तो वहीं उस पूरी घटना का दुष्कर्म करने के दौरान उसने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जिसका वीडियो अब वायरल करने की धमकी दे रहा है और तमंचे के दम पर मारने की धमकी दी गई है। युवती ने इस मामले को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद इस मामले को एसपी से शिकायत दर्ज कराने के बाद युवक पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। तो वहीं एसपी विनोद कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां एक कोतवाली की रहने वाली एक युवती ने शिकायत दी है। उसमें साफ तौर से लिखा है युवती ने कि युवक द्वारा उसका एक वीडियो बना लिया गया है जो वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने इस पर मामले पर संज्ञान लेते हुए युवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक की गिरफ्तारी की बात कही है। मैनपुरी से लिया हुआ। अलीगढ़ में तमंचे के बल पर दबंगों का रौब देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शहनवाज। एक व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना डेलीगेट इलाके के गूलर रोड की है, जहां एक व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों के द्वारा तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया। इधर पूरे मामले में पुलिस को अवगत कराया गया है। तो पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए व्यापारी कुलदीप वासणे के द्वारा बताया गया कि उसके घर में एक दिन पहले शादी का कार्यक्रम था। तो वहीं कल बुधवार की रात को उसके घर में संगीत कार्यक्रम था, जिसके उपरांत वे मेहमानों को अपने घर ले जा रहा था और आ रहा था, जिस दौरान उसकी पत्नी को उसने छोड़ा और वापस आते में इसी दौरान गूलर रोड पर कुछ अज्ञात लोग उसे मिल गए और तमंचा निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दिया। रायपुर में तीसरी मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास यादव। मीडिया में इस वक्त एक वीडियो की काफ़ी खूब चर्चा है कि एक युवक जो है अपने इलाज कराने के लिए आया था और उसे हार्ट में ब्लॉकेज की खबर सुनकर जो है इसी हॉस्पिटल के तीसरे माले की बिल्डिंग से एक मरीज ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के लिए कहा जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा जो है उससे हार्ट ब्लॉकेज की बात कही गई, जिसके बाद वे जो है डर कर जो है तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी श्री अनंत साई हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल से एक युवक ने आत्महत्या की है, जो 23 नवंबर की घटना बताई जा रही है। और यह जो घटना है काफ़ी हृदय विदारक घटना है कि कैसे मरीज ने आत्महत्या की घटना को डर के कारण अंजाम दिया है। रायपुर से कैमरामैन पिंटू देवांगन। मथुरा में एक भीषण हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मोहम्मद फारूक। हरियाणा के पलवल पर कल नेशनल हाईवे 19 थाना कोसी कला के अंतर्गत एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक टेम्पू ट्रैवलर बस 15 सवारियों के साथ एक बारात में आई थी, जो छाता के उमराया गांव में बारात थी। वो कार्यक्रम करने के बाद में सब लोग दावत खा के और पलवल के लिए लौट रहे थे। उसी दौरान एक NH 19 पर एक ट्रक में टेम्पो ट्रैवलर घुस जाती है और
उसमें मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। रायबरेली में हुआ भीषण हादसा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में फिर एक बार भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि रायबरेली जिले के सिविल लाइन चौराहे पर एक रोडवेज बस और ट्रक में भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें सवार होकर सवारियां जा रही थी और उसमें से लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि 4 लोगों को रेफर किए जाने की भी सूचना बताई जा रही है। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।